नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार संबंधी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अभी तक अगर हम बात कर लें तो टोटल 5 क्लासेस हो चुकी हैं। उन 5 क्लासेस में हमने जो आपकी यूनिट 1 का पोर्शन उच्च शिक्षा और उससे संबंधित कुछ काउंसिल्स हैं या अलग-अलग जो संगठन हैं, उनसे संबंधित जो भी पोर्शन था हमने उसको कवर किया था, ठीक है? उसके बाद सेकंड यूनिट थी। सेकंड यूनिट में जो कुछ पोर्शन था, इसमें एमपीपीएससी जो आयोग दिया हुआ है, आपका लोक सेवा गारंटी अधिनियम दिया हुआ है, और इसको कवर किया। और साथ ही साथ जो कल पिछला लेक्चर जो हुआ हमारा, उसमें हमने जो आपका प्रशासन का नियंत्रण होता है, प्रशासन में जो उत्तरदायित्व की अवधारणा होती है, उस चीज़ को समझा। साथ ही उसमें प्रशासन में विधायी तरीके से कैसे नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, प्रशासन में न्यायिक तरीके से कैसे नियंत्रण स्थापित होता है, और प्रशासन में कार्यपालिका द्वारा कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाता है, इसको हमने काफ़ी डिटेल में समझा हुआ था, ठीक है? आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की क्लास में जो आपकी यूनिट 2 में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से? लोकपाल एवं लोकायुक्त के संबंध में एक पॉइंट दिया हुआ है, सीएम हेल्पलाइन योजना के संबंध में एक पॉइंट दिया हुआ है, और सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है। इन तीनों चीज़ों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आज ही हो सकता है शाम तक में आपको एक दूसरा वीडियो भी मिलेगा, जिसमें यूनिट 2 के जो बचे हुए 2-3 रैंडम टॉपिक्स हैं, ठीक है? जिसमें आपका जन सहभागिता है, नागरिक प्रशासन है, ठीक है? ये इस प्रकार के जो रैंडम टॉपिक्स हैं, उनको कवर किया जाएगा, ठीक है? उसके पश्चात क्या हो जाएगा, आपकी यूनिट 2 यहाँ से समाप्त हो जाएगी, ठीक है? तो चालू करते हैं आज का जो आपका सेशन होने वाला है उसको। इसमें आज आपके सेशन में क्या होगा, उस चीज़ को तो हमने आपको बता दिया कि क्या एग्जैक्टली हम करने वाले हैं। अब उसमें आ जाते हैं सीधे पॉइंट्स में अपने। देखो, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? देखो, लोकपाल एवं लोकायुक्त किस चीज़ के लिए बनाया गया, पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ लो। देन हम आते हैं इसके बारे में, जो मेन बातें हैं उनके बारे में, ठीक है? होता क्या है कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार क्या है, विद्यमान है, ठीक है? अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार विद्यमान है। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप क्या जाएंगे संथानम समिति, अथवा जिसको क्या बोलते हैं हम, संथानम समिति के आधार बने हुए सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आधार पर आप जाएंगे, तो उनके द्वारा 27 प्रकार के भ्रष्टाचारों की चर्चा की गई है, ठीक है? और इन 27 को भी अगर आप छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा भी आपको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार मिल जाएगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, न्यायिक क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, व्यावसायिक क्षेत्र में हो। अलग अलग तरीके से आपको भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। इन सब भ्रष्टाचारों इतना जो व्यापक व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार विद्यमान है, इस सब व्यापक भ्रष्टाचार के समाधान के लिए पहले से बहुत सारी क्या है, एजेंसियां बनी हुई हैं। किस प्रकार की एजेंसियां? जैसे ईडी है, आईटी वाले लोग हो गए, सीबीआई हो गई, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो गया, ठीक है? या अन्य अन्य कुछ और भी संस्थाएं बनी हुई हैं, जो सब क्या कर रही हैं, इस दिशा में काम कर रही हैं। पर इन सब के साथ एक समस्या है। इन सब के साथ समस्या क्या है? समस्या वो समस्या वो है जो किसने किसने बताई? सुप्रीम कोर्ट ने बताई। और व्यक्तिगत तौर पर आपको भी ये कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है? वो समस्या क्या है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पॉइंट आउट की गई? ये जो एजेंसियां, जिनके अभी मैंने आपको नाम बताए, या इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी जो पहले से बनी हुई हैं, ये सब एजेंसियां क्या है, सरकार की पपेट है। सरकार की पपेट होने का मतलब क्या होता है कि सरकार जितना बोलेगी उतना ये काम करेंगे। सरकार अगर नहीं बोलेगी तो सरकार वो उस काम को नहीं करेंगे। मतलब ये क्या हो गए, सरकार के तोता हो गए। मतलब सरकार जब जितना करने को बोलेगी उतना करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो सरकार के नियंत्रण में ना रहे, अथवा सरकार के नियंत्रण से मुक्त रहे, और सरकार के पपेट बनने के बजाय स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे, और स्वतंत्र निकाय के रूप में रहते हुए देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए काम करे, ठीक है? और दूसरी एक समस्या क्या थी कि वो जो एजेंसियां पहले से बनी हुई थी, उन एजेंसियों में देश के सभी लोग क्या है उसके दायरे में नहीं आते थे। जैसे क्या हुआ, मंत्रीवर हो गए, मंत्री लोग हो गए, या प्रधानमंत्री हो गए, उनको उसके दायरे से क्या रखा जाता था? बाहर रखा जाता था। मतलब मंत्रियों को बाहर नहीं रखा जाता था, पर मंत्रियों को कुछ अपवादों के तहत बाहर रखा जाता था, ठीक है? प्रधानमंत्री को पूर्णतः बाहर रखा गया था उन पूरे एजेंसियों के लिए। पर लोग हमको फिर ऐसी व्यवस्था चाहिए जिनमें उसको शामिल कर लिया जाए, तो लोकपाल क्या था, उसका उत्तर था, ठीक है? तो अब हम चालू करते हैं, लोकपाल क्या है उसको बेसिक समझते हैं। देन हम आ जाते हैं लोकपाल भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसे क्या व्यवस्था काम कर रही है। देखो, होता क्या है कि भारत में लोकपाल के लिए जो प्रक्रिया चालू होती है, कोई आजकल से प्रक्रिया चालू नहीं होती। आज़ादी के क्या है, तुरंत बाद से ही काम चालू हो गया था लोकपाल के लिए, ठीक है? कि भारत में कोई लोकपाल जैसा एक व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए प्रयासरत हो गए हम। लेकिन वो जो प्रयास है हमारा, वो फाइनली कब जाके कल्मिनेट होता है? 16 जनवरी 2014 को कल्मिनेट होता है, ठीक है? फाइनली उस रूप में हमारे पास निकल करके आता है।
अब इसको समझते हैं कैसे क्या हुआ इस बीच में। तो 2000 एक मिनट ना, हाँ, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। कब आया? 2013 में एक अधिनियम आया। क्या अधिनियम आया? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। ये जो अधिनियम आता है 2013, ये क्या चीज़ की बात करता है? दो चीज़ों की बात करता है कि जो केंद्र है उसके स्तर पे क्या होना चाहिए? लोकपाल होना चाहिए, और जो राज्य हैं उनके स्तर पे क्या होना चाहिए? लोकायुक्त की व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी सी बात किसके द्वारा की गई? इस अधिनियम द्वारा की गई। इतनी बातें आपको पता चली। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय की होती हैं। सीधी सी बात है। अगर कोई कान जो देखो, निकाय क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। निकाय क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, इसको समझ लो थोड़ा सा। निकाय क्या होते हैं? निकाय मतलब कि बॉडीज जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, जनरली तीन प्रकार की होती हैं, और भी आपको उनके अंदर जाएंगे जब आप तो प्रकार देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से। एक क्या होता है? कार्यकारी निकाय होते हैं। कार्यकारी निकाय कौन से होते हैं? अच्छा, नाम पहले देख लो। कार्यकारी निकाय, वैधानिक निकाय, इन सबको याद रखना, आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव थोड़ा महत्व है, महत्व रखते हैं सब चीज़ें, है ना। और फिर तीसरे आते हैं आपके संवैधानिक निकाय। जो कार्यकारी निकाय होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? तो सरकार क्या करती है? एक कार्यकारी आदेश निकालती है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालती है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण आता है कार्यकारी निकायों में किसका? नीति आयोग का। नीति आयोग क्या है? एक कार्यकारी आयोग है। मतलब क्या किया सरकार ने? सिर्फ एक आदेश निकाला, और वो आदेश निकालने के बाद ही तुरंत क्या हो गया? उस आयोग का गठन कर दिया गया। किसी भी प्रकार की अन्य किसी परमिशन की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? आपने एक आदेश निकाला और उससे क्या हुआ? एक आयोग बन गया। अगर मान लो इसको क्या कर बोलता हूँ मैं, खत्म करना है, तो खत्म करने की प्रक्रिया क्या रहेगी? एक आदेश फिर से निकालिए कि इस आयोग को आज की तारीख से क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। ये क्या था? कार्यकारी आयोग निकाय था। दूसरा आता है वैधानिक निकाय, कि अगर आपको कोई निकाय बनाना है तो दूसरा तरीका क्या है? कि आप एक विधान लेके आइए। आप विधान मतलब क्या होता है? आप कानून लेके आइए, आप एक्ट लेकर के आइए, आप विधि लेकर के आइए। जैसे उदाहरण के लिए कि लोकपालन लोकायुक्त अधिनियम 2013 लेके आया गया, लाया गया, ठीक है। और इसके तहत क्या कर दिया गया? लोकपालन लोकायुक्त का गठन कर दिया गया। इस कारण लोकपालन लोकायुक्त क्या हो गया? आपका एक वैधानिक निकाय हो गया। समझ गया आप मेरा पॉइंट? तीसरा आता है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब जैसे कि कोई एक ऐसी संस्था, कोई एक ऐसी बॉडी, कोई एक ऐसा निकाय जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में मिलता है, और उस भारतीय संविधान के आधार पे हम क्या मान के चलते उसका क्या करते हैं? गठन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या मान सकते हैं आप? आगे हम पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कैग पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? कैग पढ़ा था। कैग का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? 148 में है, बाकी 148 से 151 तक आपको कैग का वर्णन मिलेगा। अब ये जो बात की गई है, कहाँ की गई? संविधान में की गई। इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? कैग क्या हो गया? एक प्रकार का संवैधानिक निकाय हो गया। या फिर कैग की जगह आप क्या रख लीजिए? चुनाव आयोग रख लीजिए। कैग की जगह क्या रख लीजिए? चुनाव आयोग रख लीजिए। वो भी एक प्रकार का क्या हो जाता है? आपका संवैधानिक निकाय हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। फिर है ये एम्बुड्स ये एम्बुड्समैन का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करती है। ये ओम्बुड्समैन क्या होता है? तो ये ओम्बुड्समैन को ही हम क्या बोलते हैं? लोकपाल बोलते हैं। ओम्बुड्समैन क्या है? एक यूरोपियन टर्म है, इंग्लिश टर्म है कायदे से, है ना। जो कहाँ से चालू हुई थी? स्वीडन से चालू हुई थी। कहाँ से चालू हुई थी? स्वीडन से चालू हुई थी। बाद में यहाँ पे जो ओम्बुड्समैन शब्द था उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या किस रूप में ट्रांसलेट कर दिया गया? लोकपाल के रूप में ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया? इस नाम को आपको याद रखना है, शायद आगे स्लाइड में कहीं लिखा भी हो मैंने, ठीक है। किसके द्वारा? डॉक्टर एल एम सिंघवी द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एल एम सिंघवी ने ओम्बुड्समैन टर्म को क्या कर दिया? ट्रांसलेट करके क्या बना दिया? लोकपाल बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है जो हमने अभी डिस्कस किया कि भारत में लोकपाल की बात तो 47 के बाद से ही चालू हो गई थी। लगातार सरकारें प्रयास करते जा रही थी। एग्जैक्टली क्या प्रयास करती समझ में नहीं आता है ना। इतने वर्षों में क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या 70 सालों में आपने क्या प्रयास कर लिया? अभी तो 70 नहीं बोल सकते हैं कायदे से, उस समय 65 साल के आसपास। 65 साल में इतनी बार प्रयास करिए कि एक कानून नहीं बना पाए आप, ठीक है। खैर, फिर फाइनली क्या होता है? महाराष्ट्र में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति की क्या है? बुद्धि जागृत हो जाती है, उनको लगता है कुछ काम करना चाहिए इस विषय में। तो अन्ना हजारे अपनी क्या है गाड़ी से कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली में क्या कर देते हैं? भारत भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन चालू किया जाता है, ठीक है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक आंदोलन चालू किया जाता है। यूपीए सरकार पे दबाव बनता है। यूपीए सरकार फाइनली क्या करती है? लोकपाल लोकायुक्त विधेयक क्या करती है? पास कर देती है।
लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक जो उन्होंने पास किया उस पर राष्ट्रपति जी द्वारा कब साइन किया गया, 1 जनवरी 2014 को साइन कर दिया गया, और फाइनली 16 जनवरी 2014 से उसको क्या कर दिया गया, प्रवर्तनीय कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 2013 आपको याद रखना है, 1 जनवरी आपको याद रखना है, 16 जनवरी आपको याद रखना है, ओम्बुड्समैन शब्द आपको याद रखना है, वैधानिक निकाय आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ों को आपको याद रखने की आवश्यकता है इस पर्टिकुलर स्लाइड से। देन आता है इसकी पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा सा इसका हम इतिहास समझते हैं, लोकपाल के बारे में समझते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पीछे। ठीक है, तो लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन, लोकपाल को हम क्या बोलते हैं, ओम्बुड्समैन, जिसकी आधिकारिक शुरुआत 1809 में स्वीडन से हुई थी, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। ठीक है, आप इस अगर आपसे पूछा जाता है कि ओम्बुड्समैन, ये एग्जैक्टली आपको शब्द आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपसे पूछा जाता है ओम्बुड्समैन अथवा लोकपाल की जो व्यवस्था है वो कहाँ से उदित होती है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो उसका उद्भव स्वीडन में हुआ है। कब हुआ है, 1809 में हुआ है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ता चला गया। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह प्रणाली अपना ली। ठीक है, भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने दिया था। आपको यहां से याद रखना है कि भारत में लोकपाल के संबंध में जो सबसे पहला विचार आया वो किसके द्वारा दिया गया, अशोक कुमार सेन जी द्वारा दिया गया। अशोक कुमार सेन क्या थे, तत्कालीन कानून मंत्री थे। 1960 में ये विचार उन्हें दिया था। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि वो जो उनने विचार दिया था वो उनने किसी वैधानिक लोकपाल निकाय की बात नहीं करी थी, उनने किसकी बात करी थी, संवैधानिक लोकपाल होना चाहिए। मतलब उसको क्या कर दो, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दो, पहले मेंशन करो, उसके बाद उसकी स्थापना करो। ठीक है, देन है कि लोकपाल में लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर एल एम सिंघवी ने पेश किया था। डॉक्टर एल एम सिंघवी का आपने मेरे ख्याल से कहीं और भी नाम सुना होगा। आगे पंचायती राज व्यवस्था आपके इसमें दी हुई है आपके सिलेबस में, उसको जब हम पढ़ेंगे तो एल एम सिंघवी जी के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए कि पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसको एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में पहले स्थापित किया जाए, पहला पॉइंट ये इनने सुझाव दिया था। और दूसरा वो सुझाव जो सबसे पहली बार इन्हीं ने दिया था वो क्या था कि ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी इनके द्वारा ही क्या किया गया था, विचार दिया गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका डाउट यहाँ से क्लियर होता होगा। देन आता है अब लोकपाल की संरचना क्या होती है। तो लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, सीधी सी बात है, मल्टी मेंबर बॉडी हो जाती है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और एक अधिकतम 8 सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। हम संरचना देख रहे हैं, संरचना में हमने क्या देख किया कि यहाँ पे 1+8 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे दोस्त, 1+8 मेंबर होंगे। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन, यह तो क्या होगा, अब यहाँ पे इसका चेयरपर्सन कौन बनाया जाएगा, इसका चेयरपर्सन बनाने के लिए 3 बातें रखी गई हैं। क्या बातें रखी गई हैं, या तो क्या हो, सीजेआई हो, या तो क्या हो, सीजेआई हो, या दूसरा क्या हो, जस्टिस हो, दूसरा क्या हो, जस्टिस हो। कहाँ का सीजेआई हो, चीफ, अब कहाँ का हो, मतलब सीजेआई अगर मैं शब्द का प्रयोग करूँ मतलब सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट का होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा जस्टिस हो, जस्टिस कहाँ का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो। और तीसरा एक और व्यवस्था रखी गई, वो क्या है, असंदिग्ध सत्यनिष्ठ एवं प्रकांड योग्यता वाला व्यक्ति हो। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सत्यनिष्ठा, जिसकी ईमानदारी एक सर्वोच्च स्तर पे हो, जो सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार व्यक्ति हो, उसको भी क्या कर सकते हैं आप, अपॉइंट कर सकते हैं। 3 प्रकार के लोगों को आप अपॉइंट कर सकते हैं, क्या, लोकपाल। ठीक है, यहाँ से ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इस चीज में कंफ्यूज मत होना किसको इसको अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ये तीसरा वाला जो पॉइंट है इसको भी याद रखने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, सिर्फ ये दोनों याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आता है कि 8 अधिकतम सदस्यों में से अब यहाँ पे आपने क्या देखा था, 1+8 की बात देखी थी, 1+8 मेंबर बॉडी है, तो ये 8 सदस्य हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 8 अधिकतम सदस्यों में से 50% मतलब लगभग 4 सदस्य क्या होने चाहिए आपके, SC ST OBC महिला अल्पसंख्यक, इन यहाँ की उसमें से आने चाहिए। ठीक है, इसको भी आपको याद रखने की आवश्यकता है कि 50% कहाँ से आ रहे हो, यहाँ से आ रहे हो। इसके अलावा लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी अन्य उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होगा। ठीक है, यहाँ पे समझो क्या होता है, हमने क्या देखा, टोटल 8 मेंबर होते हैं। टोटल क्या होते हैं, 8 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 मेंबर कौन हो जाएंगे, ये 4 मेंबर कौन हो जाएंगे, SC ST OBC महिला अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जो बाकी 4 मेंबर होंगे वो कौन होंगे, न्यायिक सदस्य होंगे। ये जो न्यायिक सदस्य हैं अलग अलग जगहों से आ सकते हैं, सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके लोकपाल की संरचना हो गई। दिन आता है लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से 70 वर्ष होगा, इसको याद रखना है। 5 वर्ष से 70 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति का किसने नियुक्ति करी, राष्ट्रपति ने नियुक्ति करी। ठीक है, चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, देखो अब चयन समिति होती है,
चयन समिति में कितने लोग होते हैं? तो एक कौन होगा? पीएम होगा, दूसरा कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा, तीसरा कौन होगा? लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, और चौथा कौन होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा। टोटल 4 लोग इसमें होते हैं, ठीक है। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल बनाती है, खोजबीन समिति बनाती है। इसको क्या बोलते हैं? सर्च कमेटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्च कमेटी बोलते हैं। सर्च कमेटी कुछ नाम सुझाती है, उन सुझाए हुए नामों पर बैठ के चर्चा कौन करता है? चयन समिति करती है, और फिर चयन समिति क्या करती है? उन नामों से किसी एक नाम का क्या कर लेती है? चयन कर लेती है। फाइनली बात क्या हो जाती है? आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्या था पूरा आपका यहाँ पर उसके बारे में संरचना थी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? 5 से 70 वर्ष के बीच होगा। दूसरा इस चीज़ में हमने क्या देख लिया यहीं पर आपका कि सदस्यों की नियुक्ति क्या की जाएगी? एक राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं वो एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं, ठीक है। अभी जो चयन समिति होती है इसमें हमने क्या देख लिया कि कौन होगा? प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होता है, उसका अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, लोकसभा विपक्ष के नेता रहेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, अथवा उनके द्वारा किया गया नामित एक व्यक्ति रहेगा। टोटल 4 लोग होते हैं उस चयन समिति में, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि लोकपाल सदस्यों के चुनाव के लिए क्या बनाई जाती है? सर्च कमेटी बनाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? खोजबीन समिति बोलते हैं। सर्च कमेटी कुछ नाम सुझाती है, उन नामों में से कोई एक नाम का चयन कौन करता है? चयन समिति करती है। उस एक चयनित नाम को फाइनली राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, जो फाइनली कितने वर्ष समय के लिए रहेगा? 5 वर्ष या 70 वर्ष के लिए वहां पर उस पद में रहने वाला है, ठीक है। तो अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें समस्या हो गई थी। क्या समस्या हो गई थी? कि एग्जैक्टली क्या था? प्रधानमंत्री का तो थे, वो रहेंगे ही, लोकसभा का अध्यक्ष का पद भी था, वो भी रहेगा, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश थे, वो भी उनका कोई एक आदमी आ जाएगा, वो या खुद आ जाएंगे। लेकिन जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है ना, वो पद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे देश में 2014 उसमें जो चुनाव हुआ था 2014 वाला, उसमें कोई भी व्यक्ति क्या नहीं हो पाया था, एक तरीके से क्या बोलना चाहिए उसको, कोई भी दल, व्यक्ति नहीं, कोई भी दल क्या है, उस क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच पाया जहां पे उसको क्या मिल सके? लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक समस्या खड़ी हो गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो थे लोकसभा कायदे से विपक्ष के जो नेता थे, प्रतिनिधि थे, कलेक्टिव विपक्ष के जो प्रतिनिधि थे, वो वहाँ पर क्या है? नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनने क्या बोल दिया कि हमको क्या है? नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि लोकसभा विपक्ष के नेता का पद वाकई में ऑफिशियल रूप से नहीं था। फिर क्या किया गया? इस कानून में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? तो यहाँ पे लोकसभा विपक्ष के नेता के पद की जगह क्या, तो एक दूसरा शब्द जोड़ा गया। क्या शब्द जोड़ा गया? कि लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। तो फिर वहां पे कांग्रेस क्या हो जाती है? आ जाती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कांग्रेस वहां पे नहीं आती है, और फाइनली 3 लोगों द्वारा क्या कर लिया जाता है? हमारे जो लोकपाल थे उनका चयन कर लिया जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ से आपको स्पष्ट हो गई होगी। खैर आपके कोई काम की नहीं थी, आपको जितना उसमें लिखा हो उससे उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। अब आता है क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां क्या क्या है? मतलब लोकपाल किनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, क्या क्या कार्यवाही कर सकता है। जैसे लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्री आएंगे, संसद सदस्य आएंगे, ABCD ग्रुप के सभी अधिकारी आ जाते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार के सभी अधिकारी ABCD ग्रुप के कौन आ जाएंगे? लोकपाल के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रधानमंत्री भी आते हैं, मंत्री और सदस्य, संसद सदस्य सभी आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री को कई सारे एक्सेप्शंस प्राप्त है, मतलब प्रधानमंत्री को बहुत सारे जगह पे छूट मिलती है, अपवाद है बहुत सारे उसके लिए। क्या क्या है? तो लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि किससे संबंधित ना हो? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंध न रखते हो। कल को मोदी जी कहीं चीन जाते हैं, कहीं अमेरिका जाते हैं, और आप क्या करने लग जाएं, उसमें जांच करवाने लग जाएं लोकपाल से, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या? संसद में कही गई बात, एक मिनट ना, संसद में कही गई बात को क्या किया जाता है? संसद में कही गई बात कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों और सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है। मतलब मंत्रियों ने, सांसदों ने इस भवन के अंदर, इस भवन मतलब संसद भवन के अंदर कुछ भी बोला है, कोई भी कर्म किया है, कोई भी कानून पास किया है, उसके विरुद्ध लोकपाल किसी भी प्रकार की कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? उसका क्षेत्राधिकार और शक्तियों के तहत बातें आ जाती हैं। अब हम इसमें पीछे चलते हैं वापस। अभी चूंकि हमने ये लोकपाल डिस्कस कर लिया, तो हम ये देखते हैं कि वर्तमान में भारत का लोकपाल है कौन, ठीक है। तो देखो, जो भारत के प्रथम लोकपाल थे वो कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष।
अभी क्या हुआ, पिनाकी चंद्र घोष जी को की जगह पे किसको, एक एक्टिंग लोकपाल को अपॉइंट किया गया है। एक्टिंग लोकपाल वर्तमान में हमारे कौन है, तो एक्टिंग लोकपाल वर्तमान में हमारे उन्हीं मेंबर में से एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया है। तो जुडिशियल मेंबर जो है, न्यायिक सदस्य जो है, हमने अभी डिस्कस किया था ना, टोटल 8 मेंबर होंगे। 8 में से 4 कहाँ कौन रहेंगे, SC ST OBC महिला वाले रहेंगे, 4 कौन रहेंगे, न्यायविद रहेंगे, ठीक है। तो उनमें से एक जो न्यायविद हैं या न्यायिक मेंबर हैं, कौन है एक जुडिशियल मेंबर उसमें, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। कौन है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। तो प्रदीप कुमार मोहंती को क्या कर दिया गया है, अभी एक्टिंग लोकपाल के तौर पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है आपका यहीं पर, जस्टिस अभिलाषा कुमारी जो कि जुडिशियल मेंबर हैं उसकी, ठीक है। इसके बाद जो जो टोटल 8 मेंबर होते हैं ना, उनमें से हैं वो। इसके बाद दिनेश कुमार जैन जो हैं वो मेंबर हो गए। अर्चना रामासुंदरन सुंदरन हो गई, ठीक है। इसके बाद महेंद्र सिंह हो गए। इसके अलावा क्या हो गया, इंद्रजीत प्रसाद गौतम हो गए। बाकी पद क्या है, अभी रिक्त हैं, ठीक है। तो इन नामों को आपको याद रखने की थोड़ा आवश्यकता है। अब आते हैं हम लोकायुक्त में। ये तो क्या था, पूरा लोकपाल की व्यवस्था थी। अब आते हैं लोकायुक्त में। तो लोकायुक्त में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त देखते हैं। तो देखो पहले इस चीज को समझ लो कि जो 2013 वाला अधिनियम था, जो 2013 वाला अधिनियम था, उसमें केंद्र स्तर पर लोकपाल की और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की व्यवस्था की गई थी। हुआ क्या, केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति कर दी। राज्य स्तर पे ये काम किसको करना था, अलग अलग राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में इस काम को संपादित करना था। यहाँ पे राज्य सरकारों ने क्या कर दिया, बैक स्टेप किया, धोखा दे दिया। राज्य सरकारों ने अपॉइंट नहीं किया। कुछ राज्य सरकारों ने किया, कुछ सरकारों ने नहीं किया। अगर हम मोटा मोटा मान के चले तो 50% ने किया, 50% ने नहीं किया। वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान में 16 अथवा 17, इस बार इसको चेक कर लेना। वैसे बहुत ज़्यादा महत्व की बात नहीं कितने राज्यों ने किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा सदैव चेंज होता रहता है। तो 16 अथवा 17 राज्यों ने, टोटल में से 16 अथवा 17 राज्यों ने क्या किया है, अपने अपने राज्य में लोकायुक्त के पद को बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, उसको अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। अब वो उन्हीं 16-17 राज्यों में से एक राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। अब उस मध्य प्रदेश को समझते हैं, क्या यहाँ पे कैसे व्यवस्था क्या बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना फरवरी 1982 में की गई थी। ये जो फरवरी 1982 में स्थापना की गई थी, वो किसके माध्यम से की गई थी, तो लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के माध्यम से की गई थी। अच्छे से याद रखना है, अधिनियम कब आया, 1981 में, और अपॉइंटमेंट कब हुआ था, 1982 में, फरवरी 1982 में। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। संरचना क्या है, 1+1+ कुछ होंगे आयुक्त, जिनकी संख्या कौन निर्धारित करेगी, सरकार निर्धारित करेगी। ये जो 1 है वो कौन है, आपका लोकायुक्त है। ये जो 1 है वो कौन है, उप लोकायुक्त है। और जो अन्य सदस्य हैं, अन्य आयुक्त जो हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, ये कौन तय करेगा, सरकार तय करेगा। मतलब 2 लोग तो फिक्स हैं, बाकी कुछ मेंबर और होंगे। वो मेंबर कितने होंगे, कौन होगा, ये सब डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है, सरकार के पास है, ठीक है। अब आता है कि इनकी योग्यता क्या होगी। तो इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट में जज रहा हो या हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा हो। इस पॉइंट को हमेशा क्लियर रखो, जहां भी क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे सदैव उसके समकक्ष में कौन व्यक्ति आएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आएगा, ठीक है। तो ये तो जज रहा हो, या क्या रहा हो, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, लोकायुक्त अपॉइंट कर सकते हैं। अब आता है चयन समिति क्या है इनकी। तो देखो जैसे वहां पे चयन समिति में 4 लोग थे, कौन कौन था, PM थे, लोकसभा का अध्यक्ष था, लोकसभा में विपक्ष का नेता था, और कौन था, CJI अथवा CJI के द्वारा अपॉइंट कोई एक व्यक्ति था। टोटल 4 लोग हो गए। वैसे इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ व्यवस्था मिलेगी, क्या मिलेगी, एक कम के साथ मुख्यमंत्री है, विधानसभा का अध्यक्ष है, और विधानसभा में विपक्ष का नेता मिल जाएगा आपको, ठीक है। 3 लोगों की मेंबर क्या होती है, 3 लोगों की ये समिति होती है। अब आता है कार्यकाल क्या होता है इनका। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्षेत्राधिकार क्या होता है इनका, देखो वहां पे 5 वर्ष का कार्यकाल था, यहाँ 6 वर्ष का हो गया। यहाँ पे क्षेत्राधिकार क्या है कि राज्य सरकार के सभी श्रेणी के लोक सेवक इसके तहत आएंगे। सभी मुख्यमंत्री और सभी मंत्री इसके तहत आ जाएंगे। सभी विधायिका के सभी सदस्य आ जाएंगे इसके दायरे में, ठीक है। तो ये इसका क्या है, व्यापक दायरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री को कुछ क्षेत्रों में क्या मिलेगा, आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बात करें कि मध्य प्रदेश का लोकायुक्त कौन है, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, जस्टिस NK गुप्ता हैं। कौन है, जस्टिस NK गुप्ता मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। और मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त कौन है, जस्टिस SK पालो। उप लोकायुक्त कौन है, जस्टिस SK पालो, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, जस्टिस NK गुप्ता का और जस्टिस SK पालो का, जो कि हमारे क्या है, उप लोकायुक्त हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, आपका लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था थी। कौन क्या है अभी अपॉइंटेड उसमें, वो भी हमने देख लिया। अब आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम सूचना का अधिकार होता क्या है उसको समझते हैं, देन हम अधिनियम समझते हैं, देन उसके तहत बनी हुई व्यवस्थाओं को समझते हैं, ठीक है। तो सूचना के अधिकार यानी RTI का अर्थ है कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों विभागों से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।
मतलब क्या हुआ, सूचना का अधिकार, मतलब आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया। कहाँ से सूचना प्राप्त करेंगे, किसी भी सरकारी विभाग से, किसी भी सरकारी कार्यालय से, मंत्रालय से, जहां से भी। कौन सूचना प्राप्त करेगा, सिर्फ भारतीय नागरिक प्राप्त करेगा। कौन सूचना प्राप्त करेगा, सिर्फ भारतीय नागरिक प्राप्त करेगा, ठीक है। तो भारतीय नागरिक को क्या अधिकार दिया गया है कि वो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय, किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी क्या है, मांग सकता है, ठीक है। इसी अवधारणा के मद्देनजर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। विशेषज्ञ इस अधिनियम को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मानते हैं। मेरे ख्याल से अंशतः या पूर्णतः हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत इस चीज को मानते होंगे, क्योंकि कई सारे हमारे देश में भ्रष्टाचार हैं वो सिर्फ आरटीआई कानून की वजह से उजागर हो गए हैं। जैसे सिंपल सा बात करते हैं, चूंकि हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में क्या हुआ, पूरा व्यापम घोटाला हुआ। क्या हुआ, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ। और व्यापम घोटाला जो उजागर हुआ तो उसके पीछे मात्र एक कहानी है, वो क्या है, आरटीआई की कहानी। वो क्या है, आरटीआई की कहानी। कोई एक व्यक्ति पीछे पड़ गया और उसने आरटीआई लगा लगा करके क्या कर दिया, पूरे एक भ्रष्टाचार, जो वो कैसा भ्रष्टाचार था, सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार था, मतलब पूरे सिस्टम में, मतलब सिस्टम में दीमक की तरह फैला हुआ था वो कायदे से, है ना। तो उसको उनने क्या कर दिया, उजागर कर डाला। तो ये क्या था, हमारा सूचना के अधिकार के संबंध में बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट्स थे। अब आते हैं उसके प्रावधानों में कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया उस चीज को। ये जो अनुरोध है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक क्या हो सकता है, ऑफलाइन तरीके से, कि एक क्या होता है, प्रोफार्मा होता है, प्रारूप होता है, उसको आप फिल कीजिए या पत्र लिखिए और वहां से क्या कर लीजिए, ऑफलाइन जाकर के उसको जमा कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, कायदे से बाई पोस्ट हो सकता है वो, ठीक है। दूसरा कि आजकल ये व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है, आप ऑनलाइन क्या कर दीजिए, फाइल कर दीजिए आरटीआई, ठीक है, ये हो गया। यह सूचना 30 दिनों के अंदर मिलनी चाहिए। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने दिन के अंदर, 30 दिनों के अंदर। यहाँ एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, कई कुछ सूचनाएं आपको 48 घंटे के अंदर मिलनी चाहिए। अगर कोई सूचना आपके द्वारा मांगी गई कोई सूचना जिसका संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है, किससे है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है, अनुच्छेद 21 से है, तो वहां पर उस समय जो सूचना मांग रहे हैं आप, वह सूचना आपको 48 घंटे के अंदर मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करवाना क्या है, प्रावधान किया गया है। तो 30 दिन का कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, 48 घंटे का कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। हालांकि अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सूचना से संबंधित नहीं होनी चाहिए। देखो, हमने अभी क्या डिस्कस किया कि भारत का कोई भी नागरिक भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है, पर आपके द्वारा मांगी गई सूचना, ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार की सूचनाएं आपको मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके द्वारा मांगी गई सूचना को परीक्षण किया जाएगा। किस आधार पर परीक्षण किया जाएगा, कि आपके द्वारा जो आपको जो सूचना दी जाएगी या आप जो सूचना मांग रहे हैं, क्या उससे कहीं देश की एकता, अखंडता और रक्षा पे खतरा तो उत्पन्न नहीं होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे वो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो प्रभावित नहीं होंगे, व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से आपको कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं होगी। मतलब व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से, कि अगर सिंपल सा बात कर लें कि आप एक जिले वो हैं किसी विश्वविद्यालय के, समझ लीजिए आप कुलपति हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं, और कोई व्यक्ति क्या है, आरटीआई लगाता है, विश्वविद्यालय के कुलपति की आय पता करना चाह रहा है या अन्य चीज़ों को पता करना चाह रहा है, तो वहाँ पे वो आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक व्यक्तिगत सूचना है। वो क्या है, एक व्यक्तिगत सूचना है, तो इस प्रकार की जानकारी आप नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, प्रमुख प्रावधान हो गए। अब आता है कि ये जो पूरी व्यवस्था है आरटीआई वाली, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसका नोडल मंत्रालय कौन है, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग क्या है, इसका वो है एक तरीके से नोडल मंत्रालय है। सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का क्या है, नोडल विभाग के तौर पर वो काम करता है, ठीक है। जैसे इसके शायद जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है, क्या होना है इसके, जितेंद्र सिंह जी मंत्री हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जितेंद्र सिंह जी वैसे इसके मंत्री हैं, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 में। 2005 में जो कानून बना गया था, उसके बाद 2019 में उसमें कुछ संशोधन किया गया, ड्रास्टिक संशोधन था, काफी बड़े संशोधन थे, कई सारी चीजों में परिवर्तन आया। क्या क्या परिवर्तन आया आपको याद रखना है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यालय कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पहले क्या निर्धारित था, पहले एक फिक्स टाइम पीरियड था कि आपको इतने से इतने वर्ष का क्या करना है, कार्य करना है, ठीक है, जो कि पहले क्या किया गया था, 5 वर्ष का रखा गया था। अब क्या शब्द का प्रयोग कर लिया गया कि समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा आपके कार्यकाल का निर्धारण किया जाएगा।
तो उस समय वो कार्यकाल आपका कितना होगा उस केंद्र सरकार तय करेगी। तो वो 5 वर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, 6 वर्ष भी हो सकता है, केंद्र सरकार तय करेगी ये, ठीक है। दूसरा कि नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते अन्य रोजगारों की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। देखो ये जब जब भत्ते वेतन भत्ते आदि की चीजों कौन तय करता है, केंद्र सरकार तय करती है। तो वहां पे क्या है, उस पर्टिकुलर आयोग की, उस पर्टिकुलर निकाय की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको आय अथवा जो राशि है कहाँ से प्राप्त हो रही, सरकार से प्राप्त हो रही, जबकि उसको वो चीज कहाँ से मिलनी चाहिए थी, भारत की संचित निधि से मिलनी चाहिए थी, भारत सरकार की संचित निधि से मिलनी चाहिए थी। भारत सरकार की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद में कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। भारत सरकार की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में दिया है, 266 में। और उसी के बगल में दिया है 267, जिसमें क्या है, भारत सरकार की आकस्मिक निधि का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने की थोड़ा सा आवश्यकता है। इस संशोधन से पहले मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें चुनाव आयुक्त के समान थी, और चुनाव आयुक्तों की मामलों क्या है, समान रखी गई थी, ठीक है। तो ये क्या था आपका, कुछ प्रमुख इसके प्रावधान थे जो 2019 वाले में के बाद किए गए थे, ठीक है। अब आता है कि जो आपका आरटीआई एक्ट बना हुआ है, जो जिसके तहत आपको सूचनाएं ले रहे हैं, अगर कोई सूचना आपको नहीं मिलती है तो फिर आपके पास ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए क्या व्यवस्था बनी हुई, शिकायत निवारण तंत्र के रूप में क्या बना हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। ये जो पूरे कानून है इसको लागू कौन करता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 2 स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य के स्तर पर राज्य सूचना आयोग। सबसे पहले हम आ जाते हैं केंद्रीय सूचना आयोग पर, ठीक है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके बारे में बेसिक चीजें देखते हैं। क्या है बेसिक चीजें हैं कि पहली बात तो ये गठन कब किया गया, 2005 में किया गया। किसके माध्यम से किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से किया गया। इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो स्वीकृति मिलती है वो कब मिलती है, 15 जून 2005 को मिलती है, फाइनली 12 अक्टूबर 2005 को। इस डेट को आपको याद रखना है, कब स्थापित किया गया इसको, 12 अक्टूबर 2005 को स्थापित किया गया था, ठीक है। ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि विधान से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि विधान से बनाया गया, इसलिए क्या हो गया, वैधानिक निकाय हो गया, सांविधिक निकाय हो गया, और कानूनी आयोग हो गया, ठीक है। इसके बारे में कुछ देखते हैं और धाराएं। तो इसमें धारा 12 और धारा 15 हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि धारा 12 से क्या होता है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की जाएगी, ऐसा वर्णन कहाँ किया गया है, धारा 12 में किया गया। धारा 12 किस चीज़ की, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12। और इसी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 में वर्णन किया गया है राज्य सूचना आयोग के गठन का। मंत्रालय क्या होगा, मंत्रालय अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय में भी स्पेसिफिक विभाग की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ठीक है। तो ये क्या था, बेसिक चीजें थी, बेसिक जानकारी थी किसके बारे में, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले क्या आता है आपका, धारा 12 आती है। धारा 12 में जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और अधिकतम 10, इसको अच्छे से याद रखना है, 1+10। ये जो 10 है इसका मतलब याद रखना है आपको, अधिकतम 10 की बात की गई है, अधिकतम 10 की बात की है, 10 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मतलब 10 से कम हो सकते हैं, हर परिस्थिति में हो सकते हैं, ठीक है। तो 1+10 की बात की गई है। उस 10 का मतलब वो क्या है कि 10 अधिकतम 10 अथवा उससे कम हो जाएंगे। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 7 सूचना आयुक्त क्या हैं, अपॉइंटेड हैं। ये जो 7 हैं वो आज 7 हैं, कल हो सकता है 8 हो जाए, परसों हो सकता है 6 हो जाए, वो कम ज़्यादा चलता रहता है। अधिकतम कितने रहेंगे, बस 10 रहेंगे, इतना आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आता है नियुक्ति। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति स्वयं नियुक्ति तो कर नहीं लेंगे, उनको किसी समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी। वो समिति में कौन होगा, तो समिति क्या है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। और जब लोकसभा में विपक्ष का नेता इस समिति में नहीं होता तो लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को शामिल कर लिया जाता है। जो अभी हमने डिस्कस किया था ना पीछे लोकपाल में, कि जब विपक्ष का नेता नहीं होगा तो कौन काम करेगा वहां पर, तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ये जो समिति रहती है एक अनुशंसा करती है, उस अनुशंसा के आधार पे राष्ट्रपति क्या कर देंगे, क्या बोलते हैं आपके जो केंद्रीय सूचना आयोग रहता है, आयुक्त रहता है, उसको क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर होते हैं। अब आते हैं इसकी योग्यता क्या होगी, इसको उठा के यहाँ कर लो। योग्यता क्या होगी, तो आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले व्यक्तियों में निम्न प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या, सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, और विधि विज्ञान तकनीकी समाज सेवा प्रबंधन पत्रकारिता, मतलब सीधी सी बात है, अच्छा खासा समाज में अनुभव वाला या दबदबे वाला या प्रबुद्ध व्यक्ति होना चाहिए, जिसको क्या कर सकते हैं आप, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है।
फिर आती है धारा 13। धारा 13 में क्या बात की गई है? पदावधि एवं सेवा शर्तों की बात की गई है। सीधे आ जाओ कहाँ पे? पदावधि में आ जाओ, मतलब कि कार्यकाल में आ जाओ। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कार्यकाल कितना होता था, 5 वर्ष होता था, पर 2019 में संशोधन कर दिया गया। और 2019 में संशोधन के बाद क्या लिख दिया गया कि सरकार तय करेगी कि आपका कार्यकाल कितना होगा। वर्तमान में सरकार ने कितना तय किया हुआ है? 3 वर्ष तय किया हुआ है, ठीक है। और उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। पुनः नियुक्ति का प्रावधान पहले था, 2019 में उसको खत्म कर दिया गया, मतलब पुनः नियुक्ति नहीं होगी। मतलब दोबारा एक ही व्यक्ति क्या है, सूचना आयुक्त नहीं बन सकता है। शर्तें क्या रखी जाएंगी? तो संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, और किसी राजनीतिक दल से संबंधित पद पर भी नहीं होनी चाहिए। इतनी बेसिक बातें हैं उनके कार्यकाल और सेवा शर्तों के बारे में। अब आते हैं धारा 14 में। धारा 14 में क्या बात की? पद विमुक्ति के बारे में बात की है कि राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को पद से हटा सकता है। किन किन आधारों पर वो बातें की गई हैं? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पद से हटाएगा, पर किन किन आधारों पे? आप दिवालिया हो गए हों, आप कार्यकाल के दौरान किसी अन्य व्यवसाय में संलिप्त हो गए हो, मतलब वो जो अन्य व्यवसाय में आप संलिप्त हो, तो क्या कहलाएगा? आपका लाभ का पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाभ का पद कहलाएगा। तीसरा क्या है? शारीरिक मानसिक रूप से क्या हो गए हो आप? अक्षम हो गए हों। और चौथा कि नैतिक चारित्रिक हीनता के एक अपराध में दोषी पाए, मतलब क्या है? आपका नैतिक अथवा चारित्रिक पतन हो गया हो, आप गलत कार्यों में संलिप्त हो गए हों। इन चारों आधारों पर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति आपको क्या कर सकते हैं? वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। पद मुक्ति हो सकती है आपकी। अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार या क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे उच्चतम न्यायालय में जांच हेतु मामले को सौंपेगा, और जांच रिपोर्ट में जैसा उच्चतम न्यायालय द्वारा बोला जाएगा वैसा उसको निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब आता है मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची। तो हमको यहाँ पे पूरी सूची याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 3 नाम याद रखने की आवश्यकता है। कौन कौन? वजाहत हबीबुल्ला, दीपक संधू, यशवर्धन कुमार, ठीक है। क्या क्या नाम है? वजाहत हबीबुल्ला 2005 से 10 तक थे, सबसे पहले हमारे क्या हो गए? सूचना आयुक्त हो गए। ये दीपक संधू प्रथम महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हो गई, मतलब पहली हमारी सूचना आयुक्त हो गई, मुख्य सूचना आयुक्त, महिला सूचना आयुक्त। और तीसरा यशवर्धन कुमार जो अभी वर्तमान में है, 2020 से आगे उनका कार्यकाल चलता जा रहा है, 2023 तक चलेगा कार्यकाल, ठीक है उनका। तो ये क्या थे? हमारे मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची थी। इनमें से वजाहत हबीबुल्ला, दीपक संधू और यशवर्धन कुमार वाई के सिन्हा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो वर्तमान में एक वो बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है, वर्तमान में जो आयुक्त और जो सूचना मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य जो सूचना आयुक्त हैं, सहायक सूचना आयुक्त, वो जो हैं उनके बारे में यहाँ पे एक पूरी सूची जो वर्तमान में सेटअप है उसके बारे में दिया हुआ है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि वर्तमान होना कितने चाहिए? 1+10 होने चाहिए। वर्तमान में कितने हैं? 1+7 है, ये पीछे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो वाई के सिन्हा हो गए, जो क्या हो गए? हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, केंद्रीय सूचना आयुक्त हो गए। फिर ये बाकी क्या है? सिर्फ सूचना आयुक्त है। टोटल 7 लोग हैं। कौन कौन से हैं? वंजना एन सारना जी हैं। इसके बाद नीरज कुमार गुप्ता जी हैं, सुरेश चंद्रा जी हैं, अमिता पंडोब जी हैं, हीरालाल समरैया जी हैं, सरोज पुन्हानी जी हैं, और उदय महुरकर जी हैं, उदय महुरकर, ठीक है। ये टोटल 7 क्या है? हमारे सूचना आयुक्त हैं। और एक क्या हो गए? सिन्हा साहब क्या हो गए? मुख्य सूचना आयुक्त हो गए, ठीक है। इनको आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब आते हैं, ये जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है वैसी व्यवस्था राज्यों में बनी हुई है, तो राज्य सूचना आयुक्त, तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि 22 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना की गई। हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 22 अगस्त 2005 की इसको स्थापना की गई थी, किसके तहत? वही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया जाएगा। इसमें क्या होगा? तो यहाँ भी व्यवस्था 1+10 वाली रहेगी। कौन सी व्यवस्था रहेगी? 1+10 वाली रहेगी। कार्यकाल यहाँ पे भी बदल दिया गया, पहले 5 वर्ष का कार्यकाल होता था, उसको 2019 में जो संशोधन किया गया, बदल कर क्या कर दिया गया? 3 वर्ष कर दिया गया। पहले पुनः नियुक्ति होती थी, उसको बदल करके 2019 में क्या कर दिया गया? पुनः नियुक्ति का प्रावधान हटा दिया गया, ठीक है। तो ये क्या था? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में थे। अब इसको डिटेल में समझते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जैसे वहां पे राष्ट्रपति कर रहा था, तो यहाँ पे राज्यपाल करेगा। नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर होगी। उस समिति में जैसे हमने क्या देख लिया था कि प्रधानमंत्री रहेगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। उसकी अध्यक्षता में समिति बनेगी। बाकी 2 लोग कौन होंगे? तो विपक्ष का नेता होगा, और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। वहां पे क्या था? प्रधानमंत्री था, विपक्ष का नेता था, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई एक मंत्री था, ठीक है। तो उसकी जस्ट उलट व्यवस्था यहाँ पर हो गई। अब आते हैं पद मुक्ति कैसे होगी। तो जैसे वहां पे पद मुक्ति हो रही थी, वैसे यहाँ पे भी पद मुक्ति होगी। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्तों को पद से हटा सकता है, जैसे वहां पे राष्ट्रपति हटा रहा था। अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार या क्षमता के आधार पर राज्यपाल हटा सकता है, लेकिन अगेन उच्चतम न्यायालय में जांच हेतु मामले को सौंपेगा, और जांच की पुष्टि होने पर पद से मुक्ति आ सकता है। अगेन यहाँ पे हाई कोर्ट की जांच, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही क्या क्या किया जा सकता है? उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं अब तक के मुख्य सूचना आयुक्त क्या हैं, कौन कौन है। सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त हमारे कौन थे? टीएन श्रीवास्तव जी थे।
वर्तमान में कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं। इसके अलावा कौन कौन बने हैं? पद्म पाणी तिवारी, इकबाल अहमद और केडी खान। ठीक है, टीएन श्रीवास्तव, पद्म पाणी तिवारी, इकबाल अहमद, केडी खान, अरविंद कुमार शुक्ला, इन नामों को आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये हमारे क्या हैं? राज्य सूचना आयुक्त के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान व्यवस्था क्या है उसको देख लेते हैं आप एक बार। ठीक है, तो वर्तमान व्यवस्था में कौन कौन है? तो श्री ए के शुक्ला, अभी हमने डिस्कस किया ना, अरविंद कुमार शुक्ला, वो हमारे क्या हो गए? मुख्य सूचना आयुक्त हो गए। तीन क्या है? राज्य सूचना आयुक्त हैं, उनमें कौन कौन है? तो विजय मनोहर तिवारी हैं, अरुण कुमार पांडे हैं, राहुल सिंह हैं। ये हमारे क्या है? राज्य सूचना आयुक्त हैं, और ये हमारे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं शुक्ला जी। ठीक है, इस व्यवस्था को आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो ये क्या था पूरा आपका जो आपका आरटीआई अधिनियम था वो था। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया था पीछे कि एक सीएम हेल्पलाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे। तो सीएम हेल्पलाइन किस चीज़ के लिए चलाई गई? सुशासन की स्थापना के लिए चलाई गई। कब प्रारंभ किया गया? 31 जुलाई 2014 को प्रारंभ किया गया। किस रूप में प्रारंभ किया गया? कॉल सेंटर के रूप में प्रारंभ किया गया, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए कॉल सेंटर का एक नंबर बनाया गया। वो नंबर क्या था? 181 था। इसको मैनेज कौन करता है इसको आपको याद रखना है। तो सीएम हेल्पलाइन राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्य प्रदेश के अंग के रूप में मैनेज की जाती है। ठीक है, राज्य लोक सेवा अभिकरण, अच्छे से याद रखना, राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्य प्रदेश का अंग है ये। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप किस किस प्रकार की शिकायतें कर सकते हैं? ये 181 जो है पूर्णतः निःशुल्क होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, किस प्रकार की शिकायतें कर सकते हैं आप? तो आपको शिकायत विषय कॉल कर सकते हैं। सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई आपसे मांग की जा रही है, कहीं आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, ऐसे 50 प्रकार की शिकायतों के लिए जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है सरकार की वजह से या प्रशासन की वजह से, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके तहत एक योजना चलाई गई हाल ही में 2020 में, सीएम जन सेवा योजना। सीएम जन सेवा योजना क्या था? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय समूहों के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर 26 दिसंबर 2020 को सीएम जन सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत क्या आता है? दैनिक जीवन में सर्वाधिक जन उपयोगी लोक सेवा गारंटी अधिनियम की निम्न सेवाएं तय की जाती है। क्या क्या? आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करिए आप यहाँ से, चालू नक्शा, चालू खसरा, खतौनी, निवासी प्रमाण पत्र, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो सीएम जन सेवा योजना है, इसके बारे में आपको एग्जैक्टली याद क्या रखना है? सीएम हेल्पलाइन के तहत है, पहला दूसरा 26 दिसंबर 2020 को चालू की गई थी। बस इतना ही याद रखने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, और तीसरा, ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत क्या है? काम कर रही है। ठीक है, उसके तहत उसको लागू करने के लिए कार्यरत है। ठीक है, तो ये सीएम जन सेवा योजना थी। इसके अलावा और क्या चीज़ चल रही है इसके तहत? एक चल रहा है आपका CPGR AMS। CPGRMS क्या होता है? तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये किसका है? केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस एंड रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, जो 6 नवंबर 2020 को चालू किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश क्या करता है? लागू करने में सहायता करता है। सीएम हेल्पलाइन के तहत एक और काम क्या चल रहा है? व्हाट्सएप सुविधा दी गई कि आप इस नंबर क्या कर सकते हैं? अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या था आज का आपका टॉपिक था, जिसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए। लोकपाल एवं लोकायुक्त की व्यवस्था क्या होती है उसको डिस्कस कर लिया, आपका आरटीआई क्या होता है उसको डिस्कस कर लिया, और सीएम हेल्पलाइन क्या होती है उसको डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जो आपकी यूनिट 2 में 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको कोशिश करते हैं कि आज ही एक और वीडियो दे दिया जाएगा आपको, जिसमें उन टॉपिक्स को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात क्या हो जाएगा? आपकी यूनिट 2 समाप्त हो जाएगी, और हम यूनिट 3 की ओर क्या करेंगे? यूनिट 3 अथवा अन्य किसी यूनिट की ओर क्या करेंगे? हम मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? उस डाउट को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, पर्सनल मैसेज से, या जैसे भी आपको उचित लगता है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? उस डाउट को पूछ सकते हैं। जैसा भी है आपको बता सकते हैं। अगर डाउट वगैरह नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। PDF फाइल वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जॉब्स वाला नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।